हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी के जो भी PYQs हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये जो आपको प्रैक्टिस सेट दिख रहा है ये आपको भारत देश में होने वाले हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, इवन जो पुलिस वगैरह का एग्जाम होता है यूपी में, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हिंदी का एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो दवाई शब्द लिखा हुआ है, आप बताइए कि इसका बहुवचन क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ध्यान हमें ये देना है कि पढ़ने में तो चीजें एक ही जैसे रहेंगी, ठीक है। आपको इसकी वर्तनी पे विशेष ध्यान रखना होगा कि वर्तनी ना गलत होने पाए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सभी तो एक जैसे बोले जा रहे हैं, तो इस वजह से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन है दवाइयाँ, दूसरा दवाइयाँ, तीसरा दवाएं और चौथा है दवाइयों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा दवाइयाँ, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा कि दवाई का बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ, ठीक। तो हमारा जो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें आप देखिए कि जो वचन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक वचन और दूसरा हो जाता है हमारा बहुवचन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा शब्द है जो किसी एक वस्तु का बोध करा रहा है, किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति का अगर वो बोध करा रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं कि एक वचन है। जैसे एक लड़का, ठीक है, एक पुस्तक, या फिर एक मेज, एक कलम, तो ये सारी चीजें जो है केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध करा रही है, तो इस वजह से हम मान रहे हैं कि ये एक वचन है। जबकि अगर आप देखेंगे कि यही जो शब्द हैं अगर एक से ज्यादा का बोध कराएंगे तो हम मान लेंगे कि वो बहुवचन है। जैसे दो लड़के, चार किताबें, पांच कलमें, तो ये सारी चीजें आप जो है देखें कि एक से अधिक का बोध करा रही हैं, इस वजह से हम इसे बहुवचन में इसको कि वर्गीकृत करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो किसी एक वचन से अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो उसके क्या नियम हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको उसमें कोई प्रत्यय ही लगाना पड़े, कभी कभी आपको मात्राओं को चेंज कर भी जो है बहुवचन बना सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है लड़का, ठीक है, तो ये जो लड़का है वो एक वचन है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि इसका बहुवचन बना दें तो क्या आपको करना होगा, केवल मात्रा चेंज करनी होगी और यहाँ आप अगर का के जगह के कर देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, ठीक है, लड़के, ठीक। नीचे जो है इसमें बिंदी लगेगी तो ये हो जाएगा हमारा लड़के, ठीक, और ये बहुवचन बन गया। जबकि ऐसे पुस्तक का भी हो जाएगा, अगर आपने एक पुस्तक लिखा तो वो एक वचन है, आप इसको बहुवचन बनाना चाहते हैं तो इसमें केवल और केवल आपको मात्रा चेंज करने की जरूरत है, पुस्तकें कर दीजिए, हो गया ये बहुवचन। जबकि कई सारे ऐसे जो है हमारे बहुवचन बनाए जाते हैं जिसमें हमें एक प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखिए दवाई, तो ये जो दवाई है इसमें आप देखिए यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही जो अगर आप सोचें कि हमें लड़की का प्रत्यय जोड़ना है तो लड़की हमें जो है एक लड़की का हमें बहुवचन बनाना है तो उसके लिए भी आपको एक प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, जैसे लड़कियां, ठीक है। तो इस वजह से आप मात्रा चेंज करके भी बहुवचन बना सकते हैं, साथ में कभी कभी आपको प्रत्यय जोड़ करके भी जो है इसका बहुवचन बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से जो दवाई है इसका बहुवचन में वाइयां जो है ये दा यहाँ होना चाहिए, तो दवाइयां जो है वो इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देखिए कि शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन, ठीक। और हिंदी में जो वचन है वो दो होते हैं, एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है हमारा बहुवचन। जहां किसी एक वस्तु का बोध होता है वहां एक वचन होता है, जैसे किताब, दुकान, कलम आदि। जहां एक से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, दुकानें, कलमें आदि, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। और हमारे पास पूछ क्या रहे हैं, वाक्य क्या दिया गया है कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ठीक।
तो चलिए हमारे पास ऑप्शंस हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में आप देखिए तो वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो पहला तो है हमारा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। ठीक, तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं हमारी हिंदी भाषा में। अब हम देखते हैं सबसे पहले अपना जो सरल या साधारण वाक्य है वो क्या होता है। ठीक, तो जो सरल वाक्य होता है उसमें आप देखेंगे कि एक जो है सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, यानी कि एक उद्देश्य यानी कर्ता होगा और दूसरा जो है एक विधेय होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम जो है पढ़ता है, चलिए पुस्तक को छोड़िए, इतना याद रखिए कि राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है। तो ये जो है इसमें आप देखिए कि राम जो है वो करता है और पढ़ना जो है वो क्रिया है, या इसी को हम प्रेडिकेट कर देंगे, पढ़ता है, ये जो है प्रेडिकेट या विधेय में आ जाएगा। तो एक उसमें आप देखिए कि एक मतलब कि करता है और दूसरा क्या है? विधेय है। और इसके मिलने से जो वाक्य बना है या इस उपवाक्य के मिलने से जो वाक्य बना है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा कि ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक, जबकि हम देखेंगे जो हमारा संयुक्त वाक्य होता है वो कैसे होता है। तो संयुक्त वाक्य में आप देखिए कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, संयुक्त का हम दो देख रहे हैं, तो ये लिखा तो है, यहीं से गोला करके आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त में हमने बताया कि इसमें 2 मतलब या तो 2 होंगे या फिर 2 से अधिक क्या होते हैं? तो उपवाक्य होते हैं। 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। जैसे आप देखिए, और एक बात और भी याद रखना है कि ये ना किसी शब्द से ये जुड़े भी रहते हैं, किसी न किसी जोड़ने वाले शब्द से ये जुड़े रहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि राम जो है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, जबकि जाता है, या और भी लिख सकते हैं, जबकि लिख सकते हैं, किसी भी तरह से जैसे भी आप मतलब उचित तरह से कोई भी ऐसा शब्द जो इनको जोड़ के रख सके उसको यहाँ रख सकते हैं। और श्याम घर पर रहता है, श्याम घर पर रहता है। तो आप देखिए कि ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, और वैसे ही श्याम भी घर पर रहता है, वो भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए जो हमने वर्ड यूज किया है, और यही जो है इसको आपस में जोड़ के रख रहा है, इसी वजह से हम इसको संयुक्त वाक्य की संज्ञा दे रहे हैं। वरना ये दोनों के दोनों आपस में सरल मतलब कि अपने आप में सरल वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, तो क्या देखिए 2 हमने बताया, क्या ऐसा दोनों में निकल रहा है। देखिए पहला है कि क्या कह रहे हैं, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र भी नहीं है और दोनों एक मतलब कि साधारण वाक्य भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये साधारण नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे मिश्र वाक्य का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो जो मिश्र वाक्य है भैया वो इसमें आप देखिए कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और जो मतलब कि मुख्य उपवाक्य होता है उस पर आश्रित उपवाक्य निर्भर होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि जब राम स्कूल जाता है तब वह पढ़ता है। ठीक है, तो जब राम स्कूल जाता है, मिश्र का हम लोग देख रहे हैं कि जब राम स्कूल जाता है तब वह पढ़ता है, तो आप देखिए कि दोनों ही ये जो मतलब कि अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं वाक्य, यानी कि अधूरे अधूरे वाक्य हैं, इन्हें हम उपवाक्य कहेंगे। कि जब वह राम स्कूल जाता है तब वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, ये तो ठीक बात है। ये अपने आप में अगर आप कहें कि ठीक है अलग से स्वतंत्र भी इसको लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में इसका स्वतंत्र रूप से कोई अपना महत्व नहीं है, ये इस पहले वाले उपवाक्य पर निर्भर है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये आश्रित उपवाक्य है कि जब राम स्कूल जाएगा तभी वह पढ़ाई करेगा। इस तरह के अगर कोई आपको जो है विकल्प दिख रहे हैं तो आप समझिएगा कि वो एक कैसा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो ये मतलब कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ये कैसा उदाहरण है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा।
यहाँ देखिए कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आप यहाँ आगे बताया भी गया है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे मैं खाना खा चुका तब वह आया, ठीक है, तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो वो आया ये जो है एक आश्रित उपवाक्य है किसका, कि जब मैं खाना खा चुका इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे भी एक एग्जांपल दिया गया है कि जो लड़के परिश्रमी होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। तो लड़के अच्छे होते हैं जो परिश्रमी होते हैं, ये भी एक सरल वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ये आप इसको कई बार जो है करेंगे तभी ये समझ आएगा, वरना घोंच पोछ हो जाता है माइंड में। फिलहाल के लिए हम लोग आगे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बस रेगुलर हमारे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। यानी कि ये जो प्रतिकूलता शब्द है इसमें आप देखिए कि इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है और प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है, और एक खुद का एक मूल शब्द तो होगा ही। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। हमारे पास विकल्प है प्रा और लता, दूसरा है कि प्रति और आ, तीसरा है प्रति और ता, और लास्ट में है प्रा और ता। तो हमें सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं और हमारा जो क्या है प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक। तो आप देखिए अगर कोई सेंटेंस नहीं, कोई जो है शब्द लिखा हुआ है और उस शब्द के पहले अगर कोई शब्द जोड़ा जा रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग यानी कि पहले जोड़ा जा रहा है तो वो उपसर्ग है, और कोई मूल शब्द लिखा हुआ है उसके बाद में अगर किसी शब्द को जोड़ा जा रहा है तो हम उसको प्रत्यय कहते हैं। और आप देखेंगे कि उसके अर्थ में थोड़ी भिन्नता भी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए प्रतिकूलता, ठीक। तो ये जो है अगर आप इसको खंड करेंगे तो पहले तो हो जाएगा प्रति, फिर आएगा कूल, और उसके बाद आ जाएगा ता, ठीक है। तो इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, तो जो हमारा इसमें मूल शब्द आपको दिख रहा है वो है कूल। क्या है, कूल जो है वो मूल शब्द है, जबकि इसके आगे देखिए प्रति लगा हुआ है तो ये क्या है उपसर्ग है, और लास्ट में लगा हुआ है ता अर्थात ये प्रत्यय है। तो इसमें देखिए हमारा जो मतलब विकल्प दिया है उसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो प्रति इसमें उपसर्ग हो जाएगा तो 2 में दिया हुआ है, और ता इसमें प्रत्यय है तो 1 में दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि प्रति इसमें उपसर्ग है और ता इसमें जो है प्रत्यय है, मिल करके बना है प्रतिकूलता। यहाँ पे देख लीजिएगा इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैंने सब बता ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, एग्जाम टाइम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ये केवी 2018 का क्वेश्चन है, केवीएस में पूछा गया है प्राइमरी में। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। हमारे पास शब्द क्या क्या है, एक तो सुंदरता शब्द है, दूसरा है अपनाया, तीसरा है आप, और चौथा है उष्ण, ठीक। पहले में जो है दिया हुआ है कि सर्वनाम विशेषण संज्ञा क्रिया, दूसरा है विशेषण संज्ञा विशेषण संज्ञा, फिर कह रहे हैं क्रिया सर्वनाम विशेषण संज्ञा, और लास्ट में कह रहे हैं कि संज्ञा क्रिया सर्वनाम और विशेषण। तो इसका जो सही शब्द मतलब कि आंसर होगा वो क्या होगा, पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे सुंदरता जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक मतलब कि संज्ञा होती है जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये जो सुंदरता है ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। अपनाया तो मतलब कि ये किसी न किसी काम के होने का जो है हमें बता रहा है कि कोई ना कोई काम किया गया है, तो अपनाना भी एक काम ही है, तो ये हो जाएगा क्रिया, ठीक। तो मैं तुम आप हम ये सब जो है ये आ जाते हैं सर्वनाम में, ठीक, सर्वनाम हो जाएगा। और जो उष्ण है तो ठंडा हुआ, गर्म हुआ, मतलब जहरीला हुआ, ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये सारी चीजें ना मतलब कि गुण बता रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक। तो इसमें आप देखें कि जो शब्द सुंदरता है ये तो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा अर्थात संज्ञा। तो पहले में ही देखिए अगर आपको ये पता है कि पहला वाला जो शब्द है वो संज्ञा है तो इससे इसी एक से आप इसको इत्मीनान से कर सकते थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा कि जो सुंदरता है वो संज्ञा हो जाएगी, अपनाया ये क्रिया है, आप सर्वनाम है, जबकि उष्ण जो है वो विशेषण है। ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मुहावरा इस सेंटेंस के लिए उपयुक्त होगा। हमारे पास सेंटेंस क्या है कि हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी, फिर आगे डैश डैश लिखा है और आपको उसी मुहावरे को भरना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, जान फूंकना, जान लगाना, जान निकालना या जान लेना। तो इसमें आपने अगर पढ़ा होगा जान लगाना जूझना टाइप का, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन जो दूसरा वाला है वो सही हो जाएगा। तो ये इन सब पे रैंकिंग पे मत जाइएगा, कुल मिला के जान लगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाते हैं या अपनी जान लगा देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम भी है जुनून पढ़ाई का, और उसका जो मतलब कि लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है आगत और लास्ट में है अर्ध तत्सम। तो आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा कि जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो है तत्सम और दूसरा है तद्भव और तीसरा है देशज देशज। ठीक है, तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से मतलब कि सेम टू सेम उठा करके हमारे हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, जैसे आम का आम्र। ठीक है, तो हम लोग ये जो आम्र शब्द है ये क्या है, तो ये एक तत्सम शब्द है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, आम्र बोलते हैं। ठीक है, सॉरी आम बोलते हैं, संस्कृत में इसको आम्र कहा जाता है। तो संस्कृत जो शब्द है आम्र वो तत्सम है, जबकि जो हिंदी में हमने इसका तोड़ मड़ोड़ करके इजी वे में किया है वो क्या है, वो है हमारा तद्भव। ठीक, साथ में ऐसे देखिए घी, हम लोग हिंदी में उसको घी बोलते हैं, अंग्रेजी में सॉरी अंग्रेजी नहीं, उसका जो तत्सम है यानी कि संस्कृत रूप है वो क्या है, वो है हमारा घृत। ठीक, तो जो शब्द एज इट इज यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। अगर हमने उसमें कुछ तोड़ मड़ोड़ करके अपनी सुविधा के अनुसार चेंज किया है तो वो है तद्भव। और ऐसे शब्द जो हमारे देश के भीतर ही अपने आप में यूज किए जाते हैं, जिसका कोई भी विदेशी सोर्स आपको नहीं मिलेगा, ना तो वो किसी मतलब की भाषा से लिए ही गए हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं कि वो हमारे देशज शब्द हैं। जैसे लोटा टनटनाता है, घंटी टन 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 करती है, तो ये जो टन 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 है ना, ये शब्द हम लोगों ने खुद ही इसको जो है खोजा हुआ है, ये ना किसी वर्ड मतलब कि किसी भी डिक्शनरी में आपको मिलने वाला नहीं है कि हमने इसको यहाँ से लिया हो। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि तत्सम शब्द है जो मतलब जो शब्द उसी रूप में संस्कृत से आ गए हैं हिंदी में, जो चेंज मतलब बिना चेंज के, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस 2018 केवीएस में जो पूछा गया है वहां से हमने लिया हुआ है। आपको समझ आ रहा होगा कि इतना भी मतलब कि इजी नहीं रहता है और इतना टफ भी नहीं रहता है। और इस बार जो इसके पहले केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें आप देखिए चीजें यही पूछी गई हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो जो रिमझिम बुक है, रिमझिम जो बुक लगती है कक्षा 1 से 5 वाले बच्चों के लिए, रिमझिम बुक जो लगती है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय में, उस बुक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बुक से क्वेश्चंस पूछे जाने का मतलब समझ रहे हैं, उस चैप्टर, उसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो कहानियां दी हुई हैं, उसके भीतर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो केवल 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिन्हें पूछा गया, बाकी जो चीजें पूछी गई हैं वो यही ग्रामर ही पूछा गया है। तो हम धीरे धीरे जो हमारा मतलब कि इसके पहले एक पेपर हुआ है 2022 के आसपास हुआ था, उसको भी करवाएंगे इसी चैनल पे, तो आपको समझ आएगा कि कैसे मतलब उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो अभी से ही उसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारी चैप्टर को पढ़ लेंगे, पूरी कहानी भी समझ आ जाए, तो एक दिन में पढ़ना इजी नहीं होता है। बाकी अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो वो कर ही सकते हैं। तो ये देखिए बाइज्जत में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ठीक, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन है बाई, तो ये तो नहीं होना चाहिए वैसे, बा या फिर जत या इज, तो इज जत ये होगा नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बा वाला, यानी कि बी। बा जो है वो इसमें उपसर्ग लगा है, प्लस इज्जत जो है वो अपने आप में मूल शब्द है, तो बा इज्जत जो है ये इसका सही उत्तर होगा बा वाला। ठीक है, बी इसका जो है वो सही हो जाएगा और इज्जत अपने आप में मूल शब्द है, तो दोनों मिल करके हो गए हैं बा इज्जत। तो होता है ना बा इज्जत बरी कर दो, यानी इज्जत के साथ बरी कर देना। ठीक, तो बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि डायरेक्ट बन सकता है। जैसे क्या बताया गया है कि दिए गए उपसर्गों में से जो बाइज्जत है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बा उपसर्ग है। अभी आपको बता रहे हैं कि मतलब कि जो हिंदी भाषा है उसमें कितने उपसर्ग हैं, और वो जो हमारा संस्कृत है उसमें कितने हैं और उर्दू में कितने हैं। तो आप देखिए कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें टोटल 10 उपसर्ग हैं, जबकि संस्कृत में 19 उपसर्ग हैं और उर्दू में टोटल 12 उपसर्ग जो है वो पढ़े जाते हैं। तो जैसे जो बा है ना, ये हिंदी का तो होना नहीं चाहिए, बाइज्जत, मेरे ख्याल से ये उर्दू का ही होना चाहिए, बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वाला लाइन याद रख लीजिएगा कि हिंदी में 10 उपसर्ग हैं, संस्कृत में 19 हैं और उर्दू में टोटल 12 उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन आपसे संधि से पूछा गया है। तो जो हमारी संधि है वो आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि यद्यपि जो शब्द है इसको आप पहले संधि विच्छेद करिए, ठीक है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, यद्य धन अपि, तो गलत बात है। यदि धन अपि, याद धन अपि, ये भी नहीं होगा। यम धन अपि, तो ये भी नहीं होगा। जो बी वाला है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि धन अपि, ठीक। तो यदि धन अपि जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी संधि का ये उदाहरण है, तो यदि धन अपि ये यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। कैसे हमने समझा कि यण संधि का उदाहरण है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है। तो यदि धन अपि यानी कि यद्यपि, इसमें आप देखिए यहाँ आपसे बताया गया है कि ई प्लस आ बराबर या हो जाएगा, यानी कि अगर ई है या छोटी ई हो, दोनों हो जाएगा, और फिर आ हो, दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, या हो जाते हैं। तो यही अण स्वर संधि में होता है कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ध्यान से देखिएगा कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे आ जाए या ए आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो आप देखिए ई और ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। ऊ और ऊ अर्थात जो ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, या में परिवर्तित हो जाता है। और अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ये वा में परिवर्तित हो जाता है। और अगर री के बाद कोई मतलब भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या हो जाता है, वो रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, अति आवश्यक, तो अति आवश्यक, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखिए कि जो ता है इसमें ई की मात्रा है, ठीक है। तो ता जो है उसमें ई की मात्रा है, थोड़ा इधर लिखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ देखिए अति आवश्यक में जो ता है उसमें कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, ठीक है। और फिर आप देखिए प्लस आवश्यक, आवश्यक में आप देखिए कि सबसे पहली जो मात्रा है वो क्या है, वो है हमारी बड़ा आ, ठीक है। तो आवश्यक, तो ई और आ ये मिलकर के क्या हो रहे हैं, तो ये मिलकर के आ मतलब कि जो या है वो हो जा रहा है या, ठीक है। तो या, बड़ा या, तो दोनों को जब आप इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, ठीक। तो वैसे ही यहाँ भी हुआ है, देखिए जो यदि धन अपि है उसको मिलाकर के यद्यप किया गया है। तो यदि आप देखिए दा में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो दा में छोटी ई की मात्रा है, सॉरी छोटी ई की मात्रा है, और साथ में आप प्लस में देखिए आ, ठीक है। तो ई और आ मिलकर के क्या हो रहे हैं, तो ई और आ मिलकर के आप देखिए या बन रहा है, ठीक। ई और या मिलकर के आ बन रहा है, तो ये सॉरी या बन रहा है। तो इसी तरह से याण संधि को जो है हम लोग तोड़ करके फिर उसको सही करते हैं। तो यद्यपि का जो है वो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो फिर हम लोग काफी सारी चीजें जब देखते जाएंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अभी एक ही 2 क्लास हुई है तो अभी आपको लग रहा होगा ठीक नहीं लग रहा है, तो जब आप लोग रेगुलर जुड़े रहेंगे ना तब ठीक लगने लगेगा। और वैसे भी नया नया अगर किसी से कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करो ना तो मतलब लगाव हो नहीं पाता है, धीरे धीरे आप उसको जो है पढ़ते फिर चीजें अच्छे से समझ आने लगती हैं। तो रेगुलर आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छे लेवल की हिंदी की जो प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी। साथ में अगर आप लोग NCERT पढ़ना चाहते हैं तो NCERT क्लास 6 की हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है अपने चैनल पे। क्लास 7 की NCERT अभी हम लोग मतलब सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री की, जिसमें चैप्टर 3 तक ऑलरेडी हो चुका है। आज चैप्टर 4 का वीडियो आएगा, तो आप लोग उसके साथ भी जुड़े रह सकते हैं। NCERT की जो किताबें हैं वो हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस, स्पेशली अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। और जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाकर के वो क्वेश्चंस देखते हैं ना तो हमारा जो माथा है वो घूम जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ना ये वाले पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ी है, वो वाले पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा ही नहीं। और इसी वजह से
फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लें और किसी भी पब्लिकेशन के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर वगैरह तो देखना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा इसमें नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, दही, पुस्तक, अंगूठी या फिर अंगीठी। अभी कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो दही है भैया वो खट्टा होता है, और हम लोग घर में क्या बोलते हैं, दही बहुत खट्टी है मम्मी, मन नहीं करता है खाए के। तो ये जो दही खट्टी है ना, ये हम लोग बोलते ही गलत है, इसी वजह से जाकर के एग्जाम हॉल में ये गलत हो जाता है। जैसे मैंने टेट दिया था 2020 में, तो उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ था। अब मुझे तब तो भाई घर में हमेशा दही खट्टी है कर रहा है, तो एग्जाम हॉल में भी मैंने दही खट्टी करके आया था और वहाँ पे क्वेश्चन ये फिर रॉन्ग हो गया था। तो आप लोगों के लिए बता रहे हैं भैया, देखिए वहाँ पूछा गया, आगे चल के ये केवीएस में भी पूछा गया है, तो मतलब केवीएस में पहले ही पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से, दही खट्टी ही होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। और हम लोगों को पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कैसे है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए उसको उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना चाहिए। जैसे हमने बता दिया कि दही खट्टा होता है, ठीक। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या की जाती है, पढ़ी जाती है, या पुस्तक मेज पर रखी है। क्या आपने कभी कहा कि पुस्तक मेज पर रखा हुआ है, नहीं ना। अगर आप ऐसा कहते भी हैं तो आप कुछ ज्यादा ही बन करके बोल रहे हैं, फिर वो गलत है ग्रामर के हिसाब से, ठीक। फिर आप देखिए अंगूठी, अंगूठी भैया पहनी जाती है, ठीक है, अंगूठी पहनी जाती है। आप अंगूठी जाएंगे सोनार के हाथ बनवाएंगे, यानी कि अंगूठी बनवानी है, ऐसा नहीं कहेंगे अंगूठी बनवाना है। बनवाना है अगर आप बोल रहे हैं फैशनेबल तरीके से तो वो रॉन्ग है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। फैशनेबल तरीके से तो कुछ भी चल जाता है। फिर आप देखिए अंगीठी, तो अंगीठी भी जलाई जाती है, ठीक है, तो उसको नहीं कहते कि अंगीठी जला दा, मतलब जलावे का है, जलावे का है कि मतलब ये नहीं कि अंगीठी जलाना है, नहीं, अंगीठी जलानी है, ठीक है। तो ये भी एक कैसा वर्ड है, तो ये भी एक मतलब कि स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जो दही है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपसे पूछ रहे हैं कोई कौन सी संधि है, आपको बताना है विद्यालय में। तो विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है, विद्यालय, और साथ में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो आप बताइए कि विद्यालय में कौन सी संधि है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, गुण संधि बिल्कुल भी नहीं, विसर्ग संधि बिल्कुल भी नहीं, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन तो बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ देखिए आपसे बताया गया है विद्यालय क्या है, तो विद्या प्लस आलय, यानी कि आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन रहे हैं, ठीक। तो विद्या धन आलय जो है वो हो जाएगा विद्यालय। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आप देखिए कि दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, तो दो श्रवण स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ और आ यहाँ पे है तो क्या जरूरत है लिखने की, यहाँ देखिए जैसे आ और आ, ई और ई, उ और री के बाद ही अगर वही हर्ष व दीर्घ शब्द आवे तो दोनों मिलकर के क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझा ही देते हैं। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत आराम से होने वाली संधि है। जैसे यहीं पे देखिए कि विद्या धन अर्थी लिखा हुआ है, ठीक है, तो विद्या धन अर्थी लिखा हुआ है, अर्थी लिखा है, ठीक। तो ये देखिए जो द्या शब्द है, द्या शब्द, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। आगे आप देखिए यहाँ आ लिखा हुआ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिल करके क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाता है, विद्यार्थी, ठीक, विद्यार्थी। ऐसे ही आप देखिए महाधनाशय में, यहाँ देखिए बड़ा आ है, यहाँ भी बड़ा आ है, और दोनों आ मिल करके बड़ा आ हो जाएंगे और जुड़ करके क्या हो जाएंगे, महाशय, ठीक। तो इसी तरह से इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत आसान वाली संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कि सूर्य देव का पर्याय नहीं है। तो आप बताइए कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, दिवाकर, तो दिवाकर तो सूर्य भगवान को ही कहते हैं। निशाकर, निशा मीन्स चंद्रमा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं होगा। और तीसरा में आप देखिए रश्मि रथी और कमलाकर, तो ये सब सही है, लेकिन हाँ जो निशाकर है ये गलत है, ये चंद्रमा का पर्याय हो जाएगा, ठीक है। किसका, तो चंद्रमा का ये पर्याय हो जाएगा। ऑप्शन सी, वैसे ये क्रम में गड़बड़ाया है, बाकी ये उत्तर इसका निशाचर हो जाएगा। निशाकर है, निशाचर नहीं, निशाचर तो राक्षस को कहा जाता है सॉरी। फिर आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं जुड़ा है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रत्यय किसको कहते हैं, उपसर्ग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौने में है, जौने में नीय प्रत्यय नहीं जुड़ा।
ऑप्शन है पूजनीय, दूसरा कह रहे हैं पानीय, तीसरा आदरणीय और शोचनीय। तो भैया पानी में ये जो बी वाला है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पानी अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, ठीक है। तो इसमें जो है आ या प्रत्यय तो दिख रहा है, लेकिन कौन हमसे पूछ क्या रहा है, नीय प्रत्यय पूछ रहे हैं, तो बी वाला ही रॉन्ग हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। जबकि आप देखिए यहाँ पे पूज जो है वो अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, और नीय जो है वो क्या है, वो एक प्रत्यय है। यहाँ पे आदरणीय में भी देखिए आदर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, जबकि नीय इसमें प्रत्यय है। और शोचनीय में भी शोच अपने आप में मतलब कि स्वतंत्र शब्द है, जबकि नीय इसमें प्रत्यय है। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि पानीय जो है, पानीय जो है वो उसमें नीय प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि पानी अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, तो या प्रत्यय उसमें जुड़ेगा। यहाँ देखिए ये सब हो गया है। यहाँ हमें ये बताया गया है कि मुख्यतः जो है 2 प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं उनके बारे में। तो और ये जो 2 प्रत्यय हैं कौन से हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय है और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पूछा जा सकता है हमसे डायरेक्ट कि कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो 2 प्रकार के प्रत्यय हैं, एक तो है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक चीजें देखेंगे, एक ही दिन में थोड़ी ना सब कुछ देख लेंगे। 3 देखेंगे। यहाँ से पूछ रहे हैं कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है, आपको इसका विकल्प जो दिया है उसमें से आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, अयादि, गुण, वृद्धि या फिर यण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। तो जो सदैव है इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव। तो आ और ए के बाद यानी कि आ प्लस ए मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो यही है हमारा वृद्धि स्वर संधि। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सदा धन एव अर्थात सदैव, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। एग्जाम्पल में आपसे बता रहे हैं कि इसको कैसे आपने पहचाना। तो यहाँ आपसे बता रहे हैं कि आया शब्द या फिर आ शब्द के बाद यदि ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक। और आगे कह रहे हैं कि यदि आ तथा बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। एग्जाम्पल में भी आपको दे दिए हैं, जैसे एक धन एक, एक धन एक बराबर हो जाता है एक एक, एक एक। तो इसमें आप देखिए का में आ की मात्रा है, ठीक है, और ए अलग में ही है, तो आ और ए मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। आगे देखिए महाधन औषध में भी वही हुआ है, आ धन औ मिलकर के क्या बन रहे हैं, औ मतलब कि बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि जो संधि है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, कि जो सदैव है वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये रहे आज के अपने 13 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डेली के डेली अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा एग्जाम टाइम में। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से कह रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।